नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट में। साथियों, पिछले दिनों हम लोग जो है 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक की पूरे बिहार इतिहास को देखे थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है अब और ज़्यादा समय नहीं है, तो आज जो है आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से पहले उन बिंदुओं को दिखाएंगे जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और जहाँ से पूछे जाने की संभावना है सर्वाधिक प्रश्न, तो उन टॉपिक्स को दिखाएंगे और फिर उनसे रिलेटेड वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ प्रश्न करवाएंगे आप लोगों को, कुछ तथ्य देंगे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी में प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। देखिए यहाँ देखिए सारा दिया हुआ है, कुछ सालों का कुछ डेटा है, 60, 62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं। देखिए आज जो इस वीडियो में हम करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें करेंगे हम लोग अम्ल, क्षार, लवण, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग को देखेंगे। आप लोग देखिए लगातार के हिसाब से किस क्रम में प्रश्न पूछा हुआ है। और 68वीं में तो कमाल कर दिया गया है, 6 प्रश्न एक ही टॉपिक से पूछा गया है, सिर्फ अम्ल, क्षार, लवण से ही। और महत्वपूर्ण रासायनिक एवं उनके प्रयोग से देखिए हर साल कुछ न कुछ प्रश्न पूछा गया है, क्रमवार रूप में पूछा गया है। तो इन टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है एक टॉपिक आएगी धातु, अधातु और कार्बन की अपरूप, इनको देख लेंगे। यहाँ से इतने टॉपिक्स हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में। तो चलिए आज जो है हम लोग शुरुआत ले रहे हैं इस वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण से। देखिए अम्ल, भस्म एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, क्या कहा जा रहा है। देखिए सारे के सारे चीज़ ये सब वन लाइनर फॉर्मेट में आपको एक सरसरी निगाह से देखना है और प्रश्न को सही करके आना है एग्जाम में। तो उस दृष्टिकोण से हम यहाँ पे बता रहे हैं ताकि आपके माइंड में एक बेसिक समझ हो जाए, एक कॉन्सेप्ट हो जाए और उसके साथ साथ आप प्रश्न हल कर सकें वहाँ पे। चलिए देखते हैं यौगिक जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य रूप में रहता है वह कहलाता है अम्ल। वह क्या कहलाता है? वह अम्ल कहलाता है, प्रतिस्थापत्य रूप में जो हाइड्रोजन को स्थापित करता है। देखिए 3-4 बार यही आएगा, कोई हाइड्रोजन को स्थापित कर रहा है जो H+ आयन दे रहा है, कहीं प्रोटॉन प्रदान कर रहा है, तो ये घुमा फिरा के एक ही बात कहा जा रहा है। अभी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। क्या कह रहा है? यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वो भी अम्ल कहलाता है, H+ आयन अम्ल कहलाता है। और ये सिद्धांत को कौन दिया था? जो कोई भी यौगिक जल में घुलकर H+ आयन देता है तो वह अम्ल कहलाता है। ये अर्हेनियस इस सिद्धांत को दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और वहाँ पे दूसरा है, चलिए, वह पदार्थ जो दूसरे किसी पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वह भी अम्ल ही कहलाता है। अब प्रोटॉन देखिए, यहाँ पे H+ आयन कर रहा है, यहाँ प्रोटॉन कर रहा है, तो जब भी प्लस आयन देगा तो प्रोटॉन पे ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यह भी कहा जा रहा है, वही बात को घुमा के कहा जा रहा है, प्रोटॉन कहिए, H+ आयन कहिए, या इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी स्वीकार करता है, इसको कहिए, तो बात वही है। तो यह सिद्धांत कौन दिया था? प्रोटॉन प्रदान करने वाला ब्रास्टैंड एवं लॉरी दिया था और H+ आयन वाला अर्हेनियस दिया था। नेक्स्ट है वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होता है वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। यह सिद्धांत कौन दिया था? लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यही होता है, लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो बात वही कहा जा रहा है घुमा फिरा के। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सब लोग को पता है। अम्ल जो है जलीय विलयन को क्या कर देता है? अम्ल का जलीय विलयन लाल कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को जो है अम्ल लाल कर देता है, ऐसा याद रखिएगा। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, मतलब कोई भी नीला लिटमस पत्र अगर है तो उस पर अम्ल अगर गिरेगा तो वो उसको लाल कर देगा। नेक्स्ट है अम्ल का जलीय विलयन लाल कर देता है। अगर जिसका जलीय विलयन है लाल कर देता है किसको? मिथाइल ऑरेंज को जो है अम्ल का जलीय विलयन लाल कर देता है। आप लोग देखे होंगे हल्दी पे कभी साबुन सब गिर जाता है तो उसमें रिएक्शन करके वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट है अम्ल भस्म एवं क्षार से प्रतिक्रिया करके बनाता है लवण एवं जल बनाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अम्ल भस्म एवं क्षार से जो है प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। ये अम्ल जो है ये कहा जाएगा एसिड जो है बेस एवं जो है क्षार से क्या करता है? प्रतिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। नेक्स्ट है अम्ल धातु से क्रिया करके मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल जो है किसी धातु से जब क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक अच्छे प्रबल अम्ल होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। एक अच्छे प्रबल अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। एक अच्छे प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
जिस अम्ल में H+ आयन उत्पन्न करने की प्रवृत्ति अधिक होती है वह क्या कहलाता है? वो प्रबल अम्ल कहलाता है। जो भी अम्ल है जो H+ आयन जितना उत्पन्न करेगा वो अधिक प्रबल होगा। तो आप लोग जानते होंगे प्रबल अम्ल में HCl आता है, H2SO4 आता है, H2SO4 आता है, HNO3 आता है। ये सारे के सारे जो है प्रबल अम्ल है। चलिए देखते हैं आगे। सर्वाधिक प्रबलता वाला अम्ल कौन है? ये HCl अम्ल है। ये आपके पेट में भी पाया जाता है आमाशय में। न्यूनतम प्रबलता वाला अम्ल कौन है? CH3COOH है, मिथेनोइक एसिड है। सबसे कम प्रबल यही है। कपड़े में जंग का धब्बा हटाने में प्रयुक्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यही देखिए, यहीं से विभिन्न अम्लों का प्रयोग जो है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कपड़ों में जंग का धब्बा हटाने के लिए प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है कपड़ों में धब्बा हटाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों रहते हैं क्या कहलाता है? ऑक्सी अम्ल कहलाता है, जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों रहता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 उदाहरण है ऑक्सी अम्ल का। ऑक्सी अम्ल का उदाहरण है ये HNO3 और H2SO4, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों हैं। आप लोग देख सकते हैं। ये प्रबल अम्ल भी है। HCl के बाद यही दोनों का स्थान आता है। नेक्स्ट है चींटी एवं बिच्छू के डंक में क्या पाया जाता है? मेथोनिक अम्ल पाया जाता है चींटी एवं बिच्छू के डंक में। नेक्स्ट है खाना पचाने में उपयोगी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है खाना पचाने में उपयोगी होता है। आप लोग को बताए थे कि अभी HCl अम्ल जो है हमारे आमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है सोने एवं चांदी की शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में। हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोग इस प्रश्न को गांठ बांध लीजिए। सोने एवं चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट है लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पूर्व लोहे को साफ करने में प्रयुक्त होता है। लोहे का जब जस्तीकरण किया जाता है या सदलेपन किया जाता है तो उसके पूर्व जो है लोहे को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें जो है आगे दिया हुआ है कुछ अम्लों की प्रबलता जो है बढ़ते क्रम में। सबसे ज़्यादा जो है HCl सबसे ज़्यादा प्रबल है, उसके बाद HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके बाद मेथोनिक एसिड है। तो ये जो है सबसे कम जो है प्रबलता किसका है? मेथोनिक एसिड का। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आता है, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल आता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है। तो इस प्रकार से इसका क्रम है। तो इसमें पूछेगा आपको सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो HCl है, उसके बाद HNO3 आता है, H2S। यही 3-4 ऑप्शन में देकर के पूछ लिया जाता है सबसे प्रबल कौन है, सबसे कमजोर कौन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। आज जो है इस वीडियो से आप लोग को कम से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? यही HNO3 का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी उर्वरक तथा विस्फोटक निर्माण में भी इसका HNO3 का प्रयोग होता है। अब देखिए खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल को देखते हैं। खट्टे दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अचार में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और जब कपड़ा पर लोहे का जंग लगा हुआ रहता है तो यही ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है उसको छुड़ाने के लिए। समुद्री शैवाल में जो है एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है वह अम्ल जिसका प्रयोग विस्फोटकों, उर्वरकों और दवाओं आदि के बनाने में होता है। ये H2SO4, HNO3 ऊपर भी देखे हुए थे HNO3 के बारे में। ये HNO3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फलों के संरक्षण, रबर के स्कंदन एवं चमड़ा उद्योग में किसका प्रयोग होता है? फॉर्मिक एसिड का प्रयोग होता है। फलों के संरक्षण और रबर के स्कंदन एवं चमड़ा उद्योग में फॉर्मिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और आप लोग बताइए कि चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दवा निर्माण तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयुक्त होता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है दवा निर्माण तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। संचायक बैटरी तथा पेट्रोलियम के शोधन में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज, रंग तथा औषधि निर्माण में प्रयुक्त होता है। HCl का प्रयोग होता है और अम्लराज इसी को कहा जाता है HCl का, क्योंकि सबसे प्रबल अम्ल है तो अम्लों का राजा है HCl, तो अम्लराज भी उसी को कहा जाएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफी, कपड़ों की छपाई, रंगाई, चमड़े के विरंजक के रूप में तथा कपड़े के धब्बे मिटाने में प्रयुक्त होता है। ये ऑक्जेलिक अम्ल इसका प्रयोग होता है।
आप लोग को बताए थे। और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। शुद्ध खनिज अम्ल होता है, रंगहीन द्रव होता है, वनस्पतियों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बनिक अम्ल जो है वनस्पतियों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। एक रंगहीन या उजाला ठोस क्या होता है? एक कार्बनिक अम्ल होता है, एक रंगहीन या उजाला ठोस। सभी सांद्र खनिज अम्ल क्या होता है? संक्षारक होता है। सभी सांद्र जो है, सांद्र मतलब क्या होता है? गाढ़ा होता है। जितना गाढ़ा खनिज अम्ल होता है वो संक्षारक के काम में उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अल्प कार्बनिक अम्ल तथा सांद्र खनिज अम्ल होते हैं। तीखे गंध वाले ये होते हैं अल्प कार्बनिक अम्ल तथा सांद्र खनिज अम्ल। और सामान्यतया सभी धनायन होते हैं। ये जो है जितने भी अम्ल जो है सामान्यतया धनायन होते हैं वे लेविस अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, चलिए एक्वारेजिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अम्लराज के विषय में। और अम्लराज कौन है? HCl है। अम्लराज की सर्वप्रथम जानकारी A.K. ओहरिजी ने दिया था। अम्लराज की जानकारी सबसे पहले A.K. ओहरिजी ने दिया था। अम्लराज 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रोलिक अम्ल का मिश्रण से बनता है। ये देखिए 3 भाग जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और 1 भाग जो है नाइट्रिक अम्ल है। उसके बाद जो है अम्लराज का निर्माण होता है। और अम्लराज में सोना तथा प्लेटिनम जैसी धातुएं घुल जाती है, इसलिए यही HNO3 का प्रयोग किया जाता है सोने एवं चांदी की सफाई में। एक्वारेजिया एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रॉयल वाटर। नेक्स्ट है, रसायनों का राजा किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहते हैं? H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का राजा कहा जाता है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट्स है ये सब फैक्ट आपके लिए, और यहाँ से प्रबल संभावनाएं हैं पूछे जाने की प्रश्न, इसलिए इस फैक्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है अम्लराज, यह अम्लवर्षा जो है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एसिड रेन से प्रदूषण के कारण उत्पन्न गैसों में SO2, NO2 हमेशा वायुमंडल में मिलते रहते हैं, जो वर्षा जल से मिलकर क्रमशः H2SO4 तथा HNO3 में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। इसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। और इसी अम्ल वर्षा के कारण जो है, अम्ल वर्षा होने के कारण जो है कभी कभी मकान की जो है ईंटें खियाने लगती है, मतलब घिसने लगती है। तो अम्ल वर्षा में क्या सब होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अम्ल वाला कहानी खत्म हो गया। बेस को देखते हैं, भस्म को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसका प्रयोग कर लें, मिटा लें इसको। और आप लोग वीडियो देखिए तो थोड़ा स्पीड में देखिए वीडियो। और क्वालिटी जो है वीडियो की, मेरे पास तो क्वालिटी कम होने की चांस नहीं है। इसमें बहुत सारा एडिट करना पड़ता है, उतना अभी हमको आता नहीं है एडिट करने के लिए, इसलिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। आप लोग जैसा है वैसा में देख लीजिएगा। थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा वीडियो, फटाफट देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, सारे फैक्ट्स जो है आपके माइंड में छप जाएंगे। नेक्स्ट है भस्म। बेस, यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर जल एवं लवण दे कहलाता है, वो भस्म कहलाता है। क्या कह रहा है कि वह यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया अगर कर रहा है तो जल एवं लवण देता है, वो क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। अब देखिए अम्ल में क्या होता था? प्रोटॉन जो है निर्गत करता था, प्रोटॉन दान करता था वो। तो वो उस सिद्धांत को भी ब्रस्टन एवं लॉरी के द्वारा ही दिया गया था। और यहाँ क्या कर रहा है? प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता है जो, वो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। नेक्स्ट है यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता हो, वह भस्म कहलाता है। लुईस एवं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन देता है, और भस्म जो है जल में घुल करके OH- आयन निर्गत करता है। तो इसलिए इसको याद रखने के लिए अम्ल जो है H+ देता है और भस्म जो है OH- देता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्षार कहलाता है। जल में अगर किसी बेस को अगर घुला दीजिएगा तो वो क्षार कहलाता है, एल्कली का निर्माण कर लेता है। यह जो है क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, क्षार कहलाता है। और अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, क्षार का स्वाद यहाँ पे देखेंगे कड़वा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH उदाहरण है क्षार के। देखिए जहाँ भी OH लगा हुआ रहता है तो वो तो उसमें तो क्षार मिला क्षार ही होता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को क्षार जो है पीला कर देता है मिथाइल ऑरेंज को। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए, इसमें सभी क्षार जो है भस्म होते हैं यहाँ पे, लेकिन सभी ये क्षार जो है भस्म होता है। जैसे पानी में मिलाया तो भस्म बन, लेकिन ये सभी भस्म जो है क्षार नहीं होते। परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते क्योंकि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, पूछे जाने की अब प्रबल संभावना है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं
ZnO, CuOH, FeO, FeTO3 आदि हैं जल में अविलय भस्म का जो है उदाहरण है। अभी आप लोगों को बताए थे कि सभी भस्म जो है, सभी क्षार जो है भस्म होते हैं, किंतु सभी भस्म जो है क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि सभी भस्म जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो वही जल में कौन कौन घुलनशील भस्म नहीं है? ZnO है, CuOH है, FeO है, Fe2O2 आदि जो है जल में अविलय भस्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। जल में अविलय भस्म अम्ल से प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। उपयुक्त के अलावा जल में अविलय भस्म कोई अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करता है। भस्म जो है मुलायम होता है, ये क्षार के गुण जो है कोई प्रदर्शित, भस्म जो है मुलायम होता है जैसे साबुन होता है। प्रबल भस्म सुचालक होते हैं, विद्युत के प्रबल अगर कोई भी भस्म है तो वो सुचालक होते हैं विद्युत के। धातु का ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है? कोई भी धातु का ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड क्या होता है? भस्म होता है। तेल व गंधक को घुला देने की क्षमता होती है, क्षार में जो है तेल व गंधक को घुला देने की क्षमता होती है। क्षार नष्ट कर देता है, कार्बनिक पदार्थों को जो है क्षार नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। क्षार गुलाबी कर देता है, फिनोल्फिलीन को क्षार गुलाबी कर देता है। लवण के घोल में डालने पर क्षार प्रायः अवक्षेपित कर देते हैं। धातु के ऑक्साइड में जो है डालने पर जो है इस क्षार जो है प्रायः अवक्षेपित कर देता है उसको। अब देखिए भस्मों और क्षारों के उपयोग को हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें भस्म और क्षार के जो उपयोग हैं देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का Hal2 घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण बनाने में, जल को मृदु बनाने में, अम्ल जल के जलन पर मरहम पट्टी करने में, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। क्या क्या है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? घरों में जो चूना पोतते हैं आप लोग, और गारा एवं प्लास्टर जो बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण बनाने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, सिर्फ इसका उपयोग आप लोग याद रखिएगा। जल को मृदु बनाने में भी होता है, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में भी इसका प्रयोग होता है, और चमड़ा के ऊपर जब बाल जम जाता है, अगर कोई भी जानवर मरा हुआ है तो उस पर भी इसको डाल करके उसको साफ किया जाता है। मिट्टी में जो अम्लता बढ़ जाता है जिससे फसल का उपजाऊ कम हो जाता है, उसको दूर करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कास्टिक सोडा का प्रयोग देख लीजिए, NaOH का, ये सब भस्म के उदाहरण है। साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। कपड़ा एवं कागज बनाने में, दवा निर्माण में, घरों एवं कारखाना को साफ करने में कास्टिक सोडा का प्रयोग होता है। और घरों में चूना पोतने में, गारा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग शाला में प्रतिकर्मक के रूप में, मुलायम साबुन के निर्माण में, CO2 तथा SO2 जैसे गैसों के अवशोषक के रूप आदि में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए यहाँ दोस्तों ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काहे कि आप लोगों को आज बहुत कुछ बताना है इस वीडियो में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO मकान बनाने में, गारे के रूप में, कास्टिक सोडा के निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण। अब आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी प्रयोग हुआ था गारा बनाने में, मकान के, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैल्शियम ऑक्साइड का भी होता है। तो दोनों अम्ल का जो है, दोनों अम्ल और भस्म का जो है इस प्रकार का प्रयोग होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कॉमन किसमें क्या क्या चीज़ है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग। सबसे पहला तो इसको प्रयोग जो है HCl अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन होने लगता है पेट में तो अम्लीयता बढ़ जाता है पेट के, जिससे आपको धुआं डकार कहते होंगे होता है, उसके लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। फिर अम्ल विषातीकरण जो है, पॉइजनिंग को एंटीडोट के रूप में प्रयोग होता है। चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने आदि में। फिर नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या है? MgO औषधि निर्माण में, रबर पूरक के रूप में, बॉयलरों के प्रयोग में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, कि ये सब उपयोग वाला चीज़ है ना। BPSC आपसे यही चाहती है कि आप जो है आसपास के चीज़ से का आपके पास कितना नॉलेज है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लवण को। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप निर्मित होते हैं। लवण एवं जल निर्मित होती है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो है साधारण नमक कहलाता है। खाने एवं अचार के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। क्या? खाने एवं अचार के देखते होंगे जो अचार में कीड़ा नहीं लगे उसमें नमक मिला दिया जाता है। किसका प्रयोग होता है? साधारण नमक का। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O कहलाता है धोवन सोडा। आप लोग याद रखिएगा, देखिए इतना बड़ा फार्मूला बहुत कम आदमी को याद रखिएगा। जब भी पानी की मात्रा ज़्यादा हो, कितना मात्रा है? 10 मात्रा है। इधर N2CO3 और 10 गो जल का अणु रख लीजिए आप लोग। जो किसका होता है सूत्र? ये धोवन सोडा का सूत्र होता है। कपड़ा धोने में प्रयुक्त होता है। धोवन सोडा का प्रयोग कपड़ा धोने में होता है। सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 का प्रयोग जो है खाने का सोडा इसको कहते हैं,
खाने का सोडा कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए खाने के बाद आदमी बाई बोलता है तो आप लोग याद रखिएगा इससे, देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं बस, याद रखिएगा इससे, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के बाद बाय बोल रहा है NaSCO3, और उधर जो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O धोबन सोडा, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 कहलाता है खाने का सोडा। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप लोग को लगता होगा कि बहुत प्रश्न पूछे। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए कितना प्रश्न यहाँ से पूछे गए, आप लोग को तो दिखाई दिए हैं। पेट की अम्लता दूर करने में अग्निशमन यंत्र में प्रयोग होता है खाने का सोडा प्रयोग होता है, NaSCO3 का प्रयोग होता है पेट की अम्लता दूर करने में, और अग्निशमन यंत्र में भी इसका प्रयोग होता है, और पेट की अम्लता दूर करने में एगो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या कहलाता है, ये कास्टिक सोडा कहलाता है। अपमार्जक चूर्ण बनाने में जो है कास्टिक सोडा का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए पोटास या एलम क्या कहलाता है, फिटकरी का सूत्र, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटकरी का सूत्र आप लोग कैसे याद करिएगा, K2SO4Al2 का K2SO4Al2SO4 का हॉल 3 और 24H2O जल का जो है 24 अणु होता है फिटकरी में। आप लोग इसको याद रखिए, 2-3 बार इस फार्मूला को पढ़िएगा, याद हो जाएगा। जल शुद्धिकरण औषधि तथा रंगाई में प्रयुक्त होता है, फिटकरी का प्रयुक्त होता है। कीटनाशक निर्माण तथा रंगाई एवं छपाई से प्रयुक्त होने वाला लवण है कॉपर सल्फेट है, CuSO4 × 5H2O। रंगाई छपाई में प्रयुक्त होता है, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उर्वरक के रूप में वो प्रयुक्त होने वाला लवण कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 का प्रयोग किया जाता है। उर्वरक के रूप में बारूद बनाने में प्रयुक्त होने वाला है पोटेशियम नाइट्रेट है, इसी का प्रयोग होता है। आप लोग जानते होंगे बिहार में सोडा उत्पादन होता था, उस सोडा से यही बनता था, पोटेशियम नाइट्रेट ही। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला लवण कौन है, सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। AgBr का प्रयोग किसमें होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग जो होता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl कहलाता है, टेबल साल्ट कहलाता है, या साधारण नमक भी इसको कह सकते हैं। चूना पोतने ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड KOH का हॉल 2 होता है, पीछे भी आप लोग को बता चुके हैं। खारे जल को मृदु बनाने में प्रयुक्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है कास्टिक सोडा NaOH का। कपड़ा बनाने में प्रयुक्त होता है NaOH का। जल का द्वैत आचरण, ड्यूअल करैक्टर ऑफ वाटर को अब हम लोग देखते हैं। जल अम्ल तथा भस्म या क्षारक दोनों जैसा आचरण करता है। जल जो है अम्ल तथा भस्म या क्षारक सब जैसा, दोनों जैसा आचरण करता है, मतलब व्यवहार करता है। अपने से सबल भस्म के साथ यह अम्ल जैसा आचरण करता है, जब अपने से मजबूत जो है भस्म के साथ जो है भस्म के साथ तथा यह अम्ल जैसा आचरण करता है। अपने से सबल भस्म के साथ जो है अम्ल जैसा व्यवहार करता है। जैसे NH3H2O मिलकर के क्या बना रहा है, NH4+ OH- आयन दे रहा है। OH कौन देता है, OH- आयन क्षार देता है। यहाँ जल अमोनिया को प्रोटॉन देता है, लेकिन अपने से सबल अम्ल के साथ यह भस्म जैसा आचरण करता है। जैसे H2SO4+ H2O में जब अभिक्रिया होता है तो H3O देता है नेगेटिव, फिर SO4 का 4 अणु देता है, SO4 निकालता है। तो यह जल का, यहाँ जल जो है बाइसल्फेट आयन HSO4 से एक प्रोटॉन जो है प्राप्त कर ले रहा है। यहाँ पे देखिए इस सब चीज़ को। खैर अभी यहाँ पे समीकरण समझने की चीज़ नहीं है, आप ऊपर समझिए थोड़ा सा। आप देखिए pH स्केल के बारे में आप लोग को बताते हैं। pH स्केल में देखिए यहाँ इसको मान लीजिए आप, pH स्केल का बिंदु A है, ये बिंदु B है। अब देखिए इसमें जो है 1 से लेकर के यहाँ पे 1 होगा, 2 से लेकर के ... यहाँ तक लिख लीजिए 7, यहाँ तक फिर 7 होता है। और फिर यहाँ जो होता है, फिर यहाँ से लेकर के 8 से लेकर के इधर जो है 14 तक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में रहेगा। 7 से नीचे जितना जाएगा इधर तो ये अम्ल हो जाएगा, और जो है जब 7 से ऊपर जितना भी जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इधर क्षार हो जाएगा, इधर जो है अम्ल हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जहाँ पे जैसे शुद्ध जल का मान होता है 7, तो जो जिसका मान 7 ही होगा pH स्केल पे, वो क्या होगा, वो उदासीन होगा, उदासीन होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ाते हैं, अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। pH स्केल 1909 में प्रतिपादित किया गया। किसने खोज किया था pH स्केल का, सोरेनसन के द्वारा किया। किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, pH स्केल का प्रयोग होता है। किसी विलयन में H- आयनों के H- सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को कहा जाता है, विलयन का pH 1 कहा जाता है।
इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। अभी बताए थे कि जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय होगा और 7 से जितना ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा। किसी उदासीन विलयन का मान बताए थे आप लोगों को 7 होता है, और जो है 7 से जिसका मान अधिक होता है वो क्षार होता है। 14 तक का स्केल होता है पीएच स्केल पे, इस चीज़ को ध्यान में रखें। हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन जो है OH माइनस के सांद्रण समान होते हैं। उदासीन विलयन में अगर H+ आयन वाला चीज़ मिलाइएगा और OH माइनस वाला, तो सीधा सीधी यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि अम्ल तथा क्षार मिला देंगे तो उदासीन हो जाएगा, ऐसे भी कह सकता था, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इनको आयन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो उदासीन ही बनेगा। ये सब यही घुमा के पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन आयन H- का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयन के OH- से अधिक होता है, यानी अम्लीय विलयन में ये अधिक होता है। हाइड्रोजन आयनों H+ का सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों OH- से कम होता है क्षारीय विलयन में। अब मनुष्य का शरीर कार्य करता है 7 से 7.8 pH परास के बीच जो है मनुष्य का शरीर कार्य करता है। जीवित प्राणी जीवित रह सकते हैं, केवल संकीर्ण pH परास में जो है कोई भी जीवित प्राणी जीवित रह सकते हैं। वर्षा जल का pH मान वेरी इंपॉर्टेंट 5.6 होता है, और इससे कम होने पर वर्षा जल क्या कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। इससे अगर कम वर्षा हो रहा है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाएगा। मुंह का pH मान होता है 5.5 से कम होने पर क्या होता है, दंतों का क्षय प्रारंभ होता है। 5.5 मुंह का pH मान होता है, लेकिन उससे अगर कम होगा तो दंतों का क्षय शुरू हो जाएगा। दांतों का इनामेल जो है शरीर का कठोरतम हिस्सा बना होता है। किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए। जल में नहीं घुलता है कैल्शियम फास्फेट जो है, जल में नहीं घुलता है, कैल्शियम फास्फेट संचरित होने लगता है। अम्लीय विलयन में अगर देखिए दांत में जो है जब 5.5 से ज़्यादा मुँह की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो दांत जो है उसका संक्षारण होने लगता है, मतलब गलने लगता है। अगर कैल्शियम फास्फेट संचारित होने लगता है अम्लीय विलयन में, और दांत जो है कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है, आप लोग जानते हैं। पुलिस द्वारा शराब पीने वाले को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, श्वास विश्लेषक ब्रीथिंग एनालाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। श्वास विश्लेषक कार्य करता है अम्ल क्षार की अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसके पीएच में मान दिए गए हैं। कुछ पदार्थ है उसके पीएच में मान है, जैसे नींबू का पीएच मान देखिए बहुत खट्टा होता है, बहुत अम्लीय होता है, 2.2 होता है। और मनुष्य के मूत्र का मान, यूरिन का मान जो है 4.8 होता है। सिरका का देखिए पीएच मान 2.4, मतलब 7 से जितना भी कम होगा वो अम्लीय होगा। लाड़ जो है 6.5% जो है अम्लीय होता है, मतलब 6.5%। शराब जो है 2.8% जो है अम्लीय होता है। यहाँ पे देखिए समुद्री जल जो है, इसकी समुद्री जल जो है क्या होता है, 8.4 का मतलब क्षारीय है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 मतलब अम्लीय है। रक्त का पीएच मान 7.4 है, तो मतलब का उदासीन से हल्का सा ज़्यादा है, इसका मतलब पीएच मान जो रक्त जो है मनुष्य का ब्लड जो है वो क्षारीय होता है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु, जहाँ से आप लोगों को प्रश्न दिखाए हुए थे कितना पूछे जाते हैं। धातु अधातु और उसके प्रयोग को भी देखेंगे हम लोग। ऐसे तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धनायन प्रदान करते हैं, तो क्या कहलाता है, धातु परस्त। ये समानता चमकदार होता है। आघात वर्धन्य मतलब इस पे चोट कीजिएगा तो आवाज करेगा। तन्य होता है, ये धातुएं कहलाता है। धातुएं जो है उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ जो है वो विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। धातु जो है विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। अब देखिए विद्युत चालकता क्रम में जो है धातु को देखेंगे किसका चालकता सबसे ज़्यादा चालकता चांदी का होता है, उसके बाद तांबा का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, टंगस्टन का होता है। ये पूछा गया तो सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसका होता है, चांदी का होता है। कई 100 बार प्रश्न पूछा गया है। MPPSC में, छत्तीसगढ़ PCS में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ तक कि BPSC में भी प्रश्न पूछा गया है 56वीं 58वीं के समय में। ये सब विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है चांदी होता है। सबसे कम ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाला धातु है सीसा जो है। सबसे कम विद्युत चालकता ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता वाला धातु कौन है, सीसा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्रोमियम ऑक्साइड उपर्युक्त का अपवाद है, अम्लीय प्रकृति का अपवाद है क्रोमियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम, जिंक एवं प्लमम जो है ये सीसा जो है ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ये दोनों रूप में कार्य करते हैं। अब इंपॉर्टेंट स्पेक्ट देख लीजिए। सबसे हल्की धातु, याद रखिएगा कई बार ये सर रेलवे समय पूछा गया प्रश्न। सबसे हल्की धातु कौन होता है, लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। सबसे कठोर धातु होता है क्रोमियम होता है। प्रायः तनु अम्ल जो है तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। धातुओं को जो है तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तांबा जो है इनके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी मुख्य स्रोत है। धातुओं का जो है पृथ्वी की भूप्रपट्टी जो है मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पर्याप्त धातु कौन है, एल्यूमिनियम है, उसके बाद लोहा है,
इसका शायद ट्रिक है अल्फेकाना, ऐसा टाइप का है, जो एल्युमिनियम, फिर फेरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, इस प्रकार कर करके, नाइट्रोजन नहीं सोडियम, इस प्रकार कर करके है इसका ट्रिक। तो इसको याद रखिएगा, पहला दूसरा याद रख लीजिए, वो काफ़ी है। जो पहला में क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, और दूसरा पाए जाने वाला कौन है, लाहू लोहा होता है। यहाँ देखिए तीसरा भी पाए जाने वाला दे दिया है, कैल्शियम, बताए थे आप लोगों को कैल्शियम है। भूपर्वतीय रूप पाए जाने वाला तत्व या यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, भूपर्वती में जो पृथ्वी के अंदर जो पाए जाने वाला तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज जिनसे सुगमतापूर्वक अधिक मात्रा में धातु निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। मतलब खनिज जिनसे सुगमतापूर्वक जो है अधिक मात्रा में धातु निकाला जाता है उसे ओर या अयस्क कहते हैं। अयस्क धातु के निष्कर्षण एवं परिष्करण के समस्त प्रक्रम कहलाते हैं, धातु कर्म कहलाते हैं। अयस्क में अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं गैंग। अयस्क में जो भी अभी भी जो है अशुद्ध पदार्थ बच जाते हैं वह गैंग कहलाते हैं। आप लोग ये तो 9th 10th में पढ़ने के लिए था, वहाँ पढ़े होंगे। यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अयस्क में से गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाया गया पदार्थ कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अगर किसी अयस्क में से गैंग को हटाएंगे तो उसमें फ्लक्स मिलाया जाता है। ये पूछा जाता है कि किसी भी अयस्क में ऐसे किस चीज़ को मिलाएंगे जो गैंग हट जाए वहाँ से, तो फ्लक्स को मिलाया जाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है, गैंग और फ्लक्स को मिलाइएगा तो निर्मित पदार्थ धातुमल कहलाता है, स्लैग कहलाता है। अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है निस्तापन, कैल्सिनेशन प्रक्रिया द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट है धातु अयस्क को उसके द्रवांक के नीचे से ताप पर गर्म किया जाता है, निस्तापन क्रिया में जो है इतना गर्म किया जाता है। धातु के अयस्क में मिली हुई अशुद्धि को ऑक्सीकृत किया जाता है भर्जन विधि से, यानी रोस्टिंग क्रिया द्वारा। धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवांक के नीचे ताप पर गर्म किया जाता है, भर्जन क्रिया में जो है ये किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में द्रवांक के ऊपर ताप पर गर्म किया जाता है, स्मेल्टिंग प्रक्रिया में इसको किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, किस क्रिया द्वारा किया जाता है, निस्तापन विधि द्वारा इसको किया जाता है। नेक्स्ट सल्फाइड अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, भर्जन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट धातु ऑक्साइड को कार्बन, एल्यूमिनियम अथवा विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा अपचयित किया जाता है, ये धातु में किया जाता है। गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, सोडियम, पोटासियम एवं कैल्शियम के धातुओं को निष्कर्षित किया जाता है। गलित ऑक्साइड में विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है एल्युमिनियम धातु को। नेक्स्ट है गलित लवणों के विद्युत अपघटन के द्वारा कैथोड पर निक्षेपित होते हैं, क्या होते हैं, शुद्ध धातु जो है कैथोड पर निक्षेपित होते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है कहलाती है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब देखिए वह सूची जो है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता, कौन सा धातु कितना क्रियाशील है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप लोग कह दिए, जहाँ कहते हैं जोर दे करके कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लोग गांठ बांध लीजिए, उसको याद करना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील देखिए जो है धातु कौन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम। कम से कम इतना एल्युमिनियम तक तो आप लोग याद रख ही लीजिए। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम होता है, उसके बाद कौन होता है, सोडियम होता है, उसके बाद कौन होता है, कैल्शियम होता है। इस चीज़ को याद रखिए, सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम होता है। सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, सोना होता है। उससे कम क्रियाशील कौन होता है, चांदी होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको डायरेक्ट वे में दे रहे हैं, सीधा टू सीधा छपने वाले प्रश्न हैं ये सब। सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा धातु को नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। आर्द्रता एवं वायु के प्रभाव द्वारा जब धातु का नष्ट होता है तो वह संक्षारण कहलाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण जो है, जैसे तत्व है उसके अयस्क का नाम पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट तत्व होंगे, जैसे कि लोहा का पूछा जाता है, एल्युमिनियम का पूछा जाता है, तांबा का अयस्क पूछा जाता है, उन सबको बताएंगे। सूत्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको याद कर लेना है। सीसा का जो है अयस्क का नाम कौन कौन है, गैलेना है, सेरुसाइट है, एंग्लोसाइट है। और सोना के देखिए अब अयस्क का नाम है, कैल्वेलेराइट है, पेट्साइट है, सिल्वेनाइट्स है। एक बार नज़र पढ़ लेना, ऑप्शन में से छांट लेना है। तांबा का अयस्क कौन सब है, रूबी कॉपर है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, एजुराइट है, कॉपर पैराइट है, कॉपर ग्लांस है। इसमें से इस 2 को याद कर लीजिए और क्यूपराइट को याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है।
एजोराइट मेलेकाइट बहुत कम पूछता है, कभी एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है एजोराइट वाला। लोहा का यश कौन होता है? हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सिडेराइट होता है, आयरन पैराइट होता है। इसमें जो आपको हेमेटाइट मैग्नेटाइट तो बहुत चर्चित है, लिमोनाइट सिडेराइट ये सबको थोड़ा सा आप लोग एक दो बार देखिएगा। कैडमियम को जो है इसका यश कौन होता है? ग्रेनोकाइट होता है, मात्र एक ही यश का कैडमियम का। क्रोमियम का जो है क्रोमाइट होता है, क्रोकाइट होता है, ये सब जो है अयस्क है क्रोमियम का। अब देखिए एल्यूमिनियम का जो है इसको याद थोड़ा सा रखिएगा, एल्यूमिनियम का यश कौन सा? कोरंडम लाल जो है रूबी या जो है एल्यूमिनियम का यश है। नीलम जो है बॉक्साइट जो है, डायस्पोर है, क्रायोलाइट है। तो इसमें बॉक्साइट और क्रायोलाइट को याद रखिएगा, ज़्यादातर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नमक जो है सोडियम जो है ये साधारण नमक इसी का है अयस्क। सोडियम का ही चिली साल्टपीटर भी वही होता है, इसका सोडियम का ही अयस्क होता है। ट्रोना भी जो है सोडियम का ही अयस्क है। टीन है इसका एक ही अयस्क है, कैल्सीटेराइट। जिंक जो है जिसका अयस्क है जिंकाइट, फ्रेक्लिनाइट। जिंक ब्लेड याद रखिएगा, जिंक का अयस्क कौन है? जिंक ब्लेड, जिंक स्पार, विलेमाइट जो है जिंक का। इन तीनों को याद रख लीजिएगा आप लोग, इन तीनों को यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाएगा। बेरियम का इसका बेराइट से विदराइट से फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम पूछेगा आप लोगों से। पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका याद रख लीजिएगा। कार्नेलाइट, सिल्वनाइन, कैनाइट, सोनाइट, पेल्सपार और सोरा जो है, सोरा जो बिहार में उत्पादन होता था आप लोग जानते होंगे, जो बिहार हिस्ट्री पढ़े होंगे। सोरा का उत्पादन जो है बिहार के किस किस क्षेत्र में? मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बेगूसराय आदि के इलाके में सोरा का उत्पादन होता था। तो इसमें किसका है सोरा जो है अयस्क, किसका है? पोटेशियम का अयस्क का। इसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है आप लोग को पीछे बताए हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। सोरा का उपयोग किस किस उर्वरक बनाने में, विस्फोटक चीज़ बनाने में सोरा का उपयोग किया जाता है। पारा का जो है कौन है? सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। चांदी का सिल्वर ग्लांस है, रूबी सिल्वर है, कॉपर सिल्वर ग्लांस है, हॉर्न सिल्वर है। तो देखिए सब में सिल्वर सिल्वर, तो रूबी, कॉपर, हॉर्न याद रख लीजिए, सिल्वर लगा दीजिएगा लास्ट में। तो ये जो है चांदी का अयस्क है। मैग्नीशियम का कौन है? मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, किसेराइट है, इप्सम साल्ट है, कार्नेलाइट है, टेल्क है, एस्बेस्टस जो है, ये सभी के सभी जो है मैग्नीशियम के अयस्क है। नेक्स्ट है कैल्शियम, चूने का पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, ये कहाँ पाया जाता है? चूने का पत्थर, डोलोमाइट, ये कैमूर, रोहतास के इलाके में ये सब चीज़ पाए जाते हैं, जो कि विंध्यन क्रम के चट्टान इधर इस क्षेत्र में है। एंड्राहाइट, सल्फेट, प्लोस्पार, फ्लोरेप्टाइट और फास्फोराइट, ये सब जो है कैल्शियम के अयस्क हैं। इसमें से तीन तो याद रख लीजिएगा, चूने का पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम जो है कैल्शियम का ही अयस्क है। अब देखिए संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगना संक्षारण कहलाता है। तांबे की सतह पे जो है हरे रंग की परत चढ़ जाते हैं, आप लोग देखे होंगे कि हरे रंग की परत चढ़ जाता है तांबे पे, ये भी संक्षारण कहलाता है। चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना, देखते हैं चांदी पायल वायल पहनते होंगे जो लोग, महिला लोग देखते होंगे, बहुत दिन पहनने के बाद काली हो जाती है, जिसको साफ किसके द्वारा किया जाता है? HNO3 के द्वारा किया जाता है। लोहे में जंग का लगना ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जंग लगने से बढ़ जाता है, लोहे का भार जो है बढ़ता है। देखिए 67वें बीपीएससी में बहुत विवादित प्रश्न रहा था कि आयोग के द्वारा ही गलत आंसर दे दिया गया था। तो उन्होंने कह दिया था कि लोहे का भार जो है घटता है फिर बढ़ता है, ऐसा नहीं है। लोहे का भार जो है पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। जैसे जंग लगा तो थोड़ा सा मोटा होता है उसका परत, उसके बाद वो जंग झड़ता है तो घट जाता है। लोहे के जंग लगने से बढ़ जाता है, तो पहले लोहे का भार जो है बढ़ता है, जब भी जंग लगेगा तो उसके बाद घटेगा। लोहे पर जंग लगने से निर्मित पदार्थ होता है कैल्शियम ऑक्साइड का जो है ये निर्मित पदार्थ होता है जब लोहे पर जंग लगता है। तो लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है इसका सूत्र। लोहे पर जंग लगी रासायनिक धातुओं का सूत्र होता है। चलिए देखिए अब यहाँ से शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट चीज़। लोहे को जंग लगाने से बचाने की विधियाँ क्या सब है? पेंट करके हम बचाते हैं। देखिए दैनिक प्रयोग की चीज़ सारे प्रश्न आएंगे यहीं से। पेंट करके, तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके यानी ग्रीज, या सद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण कर या मिश्र धातु बनाकर लोहे की जंग को लगने से बचाया जा सकता है। तो मिश्र धातु बनाने का मतलब क्या है कि जब भी किसी भी लोहे में स्टील की मात्रा यानी कार्बन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा तो वो स्टेनलेस स्टील का निर्माण कर लेता है, जिससे जंग कम लगता है। नेक्स्ट है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? यह सद लेपन कहलाती है। ये सारे के सारे पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। देखिए मिटा नहीं पाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, काहे कि ऐसे करने लगेंगे तो फिर समय बहुत ज़्यादा लग जाएगी। वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, कौन करता है? ये तांबा करता है। उपयुक्त प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तांबों की भूरी चमक जो है समाप्त हो जाती है।
तांबे की सतह पर एक परत चढ़ जाती है, हरे रंग की चढ़ती है, आप लोग को बताए थे। संक्षारण जब होता है उपयुक्त हरे रंग का पदार्थ क्या होता है? कॉपर का कार्बोनेट होता है, जो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है और सिल्वर का निर्माण करता है। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ कौन अभिक्रिया करता है? सिल्वर करता है। वायु में जो उपस्थित सल्फर होता है उससे अभिक्रिया कौन करता है? सिल्वर करता है। अभिक्रिया के पश्चात सिल्वर पर काले रंग की एक परत चढ़ जाती है, यानी चांदी पर जो है काले रंग की परत चढ़ जाती है। वायु में उपस्थित सल्फर से वो अभिक्रिया कर लेता है, तो सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ जाता है, और काले रंग की परत चढ़ जाती है वो क्या कहलाती है? सिल्वर सल्फाइड की है। सिल्वर सल्फाइड की जो है काले रंग की परत चढ़ जाती है चांदी पे। कैडमियम, सीडी, लेड, पीबी, पारा, एचजी जैसी धातुएं घुलकर प्रदूषित करती है, जल को जो है प्रदूषित करती है। जल में कैडमियम के कारण कौन रोग होता है? इटाई होता है। लोहा के कारण लिवर सिरोसिस हो जाता है। पारा के कारण भी होता है। ये अभी फैक्ट हमको याद नहीं है, आप लोग देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सीडी एवं एचजी नष्ट कर देते हैं गुर्दों को। गुर्दों किडनी को जो है ये कैडमियम और जो है पारा जो है नष्ट कर देते हैं। गुर्दा, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये शीशा करता है, जैसे कि आप लोग लेड निकलता था मोटरसाइकिल आदि वाहन चलने के कारण, जिसमें कि लेड मिलाया जाता था अपस्फोटन को कम करने के लिए, ताकि तंत्रिका तंत्र को कम प्रभावित करे। ये देखिए शीशा इस प्रभावित करता है। आघात वर्धनीयता गुण के कारण धातुओं को हथौड़ा से पीट करके परिवर्तित किया जाता है चादरों में, मतलब चौड़ा कर सकता है धातु को, आप जो है हथौड़े से पीटिए और वो जितना पतला कर सकते हैं वो उतना तक पतला हो जाएगा। सर्वाधिक आघात वर्ण्य धातु कौन है? सोना एवं चांदी है। देखते होंगे इसके आभूषण कितने पतले पतले छोटे छोटे बनते हैं। ये धातु है सोना एवं चांदी, इसका आघात वर्ध्यता बहुत अधिक होता है। जो धातु न आघात वर्ध्य है न ही तन्य है, वो कौन है? पारा एक्सेप्शन में है। पारा जानिए कि धातु है लेकिन एक्सेप्शन में है, जो कि न आघात वर्ध्य नहीं है न तन्य है। पारा धातु पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम जैसे धातु बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्याग कर। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम जैसे धातु क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्लोराइड यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम अगर किसी से क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि का निर्माण, क्लोराइड यौगिक का निर्माण करता है। धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड यौगिक बनाती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह का चीज़ बनाता है। धातुओं का ऑक्साइड होता है क्षारीय प्रकृति के धातुओं की ऑक्साइड होती है। तनु जो है H2SO4 HCl का फास्फोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। धातु द्वारा तनु अम्ल से प्रतिक्रिया के दौरान विमुक्त होती है, क्या विमुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस जो है विमुक्त होती है इस समय पे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। तनु अम्लों की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। चांदी एवं सोना जो है तनु अम्लों से प्रतिक्रिया नहीं करते। चांदी एवं तांबा कम क्रियाशील होते हैं, हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं चांदी एवं तांबा। चांदी एवं तांबा अणु अम्लों से विमुक्त नहीं होते हैं, हाइड्रोजन जो है इनसे विमुक्त नहीं होते। अधिकांश धातुओं की प्रकृति पाई जाती है संयुक्त अवस्था में, जो है अधिकांश धातुएं प्रकृति में पाई जाती हैं। कम अभिक्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले प्रमुख धातु कौन है? सोना एवं प्लेटिनम जो है कम क्रियाशील होने के कारण जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सोना एवं प्लेटिनम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। टंगस्टन धातु का गलनांक कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन धातु का गलनांक, और इसी टंगस्टन का प्रयोग जो है हम लोग बल्ब में करते हैं, और जो है विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? देगाना राजस्थान में जो है टंगस्टन का उत्पादन होता है। टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए हवा निकाल जाती है बिजली की बल्ब से, और इसी बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन दोनों में जलने वाला धातु को क्या कहा जाता है? जिरकोनियम कहा जाता है। जिरकोनियम का अयस्क है बेडिलियाइट, जो है जिरकोनियम का अयस्क है। जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन धातुओं में गुण होते हैं, न्यूट्रॉन अवशोषित करने का गुण होता है इसमें। चलिए दोस्तों थोड़ा सा और है, बस लास्ट ही बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी केमिस्ट्री से रिलेटेड। उपयुक्त गुण के कारण जिरकोनियम, कैडमियम तथा बोरॉन प्रयुक्त होते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। जिरकोनियम, कैडमियम तथा बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। नाभिक में बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जा सकता है, नियंत्रक के रूप में जो है बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है। बेरिलियम धातु का प्रमुख अयस्क है, बेराइल है इसका अयस्क। एक रेडियो एक्टिव द्रव धातु है। फ्रांसियम का जो है इसका धातु है स्टेनस सल्फाइड, SnS2 कहलाता है। मोजाइक गोल्ड कहलाता है, ये मोजाइक गोल्ड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोजाइक गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, पेंट के रूप में जो है मोजाइक गोल्ड का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है टीन जो एसन प्रदर्शित करता है अपरूपता को प्रदर्शित करता है, बोरियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, बेराइट वाटर कहलाता है। बेरियम मील के रूप में उदर में एक्सरे में प्रयुक्त होता है। देखिए बेरियम मील के रूप में उदर के पेट के एक्सरे के रूप में प्रयोग होता है, बेरियम सल्फेट का प्रयोग होता है। आतिशबाजी हरे रंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4-5 स्टार मार लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। आतिशबाजी 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया। आतिशबाजी की हरे रंग का क्या कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है, जब हम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो उसमें जो हरे रंग की जो प्रकाश उत्पन्न होती है वही यही बेरियम धातु की उपस्थिति के कारण। और आतिशबाजी के बाद जो है लाल रंग की जो है, ये वाला प्रश्न पूछा गया था 67वीं में, सॉरी, स्ट्रोंशियम के कारण जो है आतिशबाजी के बाद जो है लाल रंग निकलता है और हरा रंग निकलता है बेरियम की उपस्थिति के कारण। इन दोनों प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख लीजिए। इन दोनों प्रश्न को, लाल हरा रंग आतिशबाजी के बाद निकलता है बेरियम की उपस्थिति के कारण, और स्ट्रोंशियम के कारण जो है लाल रंग निकलता है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम तथा मरकरी कहलाते हैं, ये उत्कृष्ट धातु जो ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करती है। पारा एवं लोहा जो है विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत मतलब अधिक प्रतिरोध जो है उत्पन्न करता है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? 1827 ईस्वी में। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट। कैंसर रोग के इलाज में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट का समस्थानिक जो है कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है। सोडियम परऑक्साइड का प्रयोग जो है पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है, सोडियम परऑक्साइड का। ग्रीनोकाइट अयस्क है। कैडमियम का अयस्क कौन है? ग्रीनोकाइड है। कैडमियम न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, कैडमियम का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैडमियम का क्षार को नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। संग्राहक, बैटरियों तथा निम्न गलनांक वाले मिश्र धातु बनाने में प्रयुक्त क्या होता है? कैडमियम का प्रयोग होता है। रेडियो सक्रियता तत्वों का समूह है, एक्टिनाइड है इसका समूह। थुलियम धातु का संकेत होता है, थुलियम होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार निर्मित है। सीमेंट एवं स्टील से इसका जो है आधार निर्मित है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। मैडम क्यूरी ने रेडियम का निष्कर्षण किया था। पिंच ब्लेड से जो है मैडम क्यूरी ने रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पैनेडियम धातु का प्रयोग होता है वायुयान के निर्माण में। और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम धातु जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और पारा भी जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। और गैलियम धातु भी पाया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में प्रयोग होता है। सेलेनियम धातु का प्रयोग होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। इस सब चीज़ को याद रखना पड़ेगा आपको। लोहा उपस्थित रहता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित है। जल को मृदु बनाने में प्रयोग होता है। जियोलाइट जो है जल को मृदु बनाने में जियोलाइट का प्रयोग होता है। अधिकांश संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक क्या होते हैं? संक्रमण धातु एवं उनके यौगिक जो है क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 कहलाता है, पर्ल एस कहलाता है। पोटेशियम कार्बोनेट क्या कहलाता है? पर्ल एस कहलाता है। निकेल, क्रोमियम तथा आयरन का मिश्र धातु क्या होता है? नाइक्रोम बनता है। निकेल, क्रोमियम तथा आयरन का मिश्र धातु से ही नाइक्रोम बनता है, जो कि विद्युत हीटर में जिसका प्रयोग होता है नाइक्रोम का। नेक्स्ट विद्युत हीटर के कुंडली में प्रयोग होता है नाइक्रोम का, देखिए आगे ही गया। और विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटीमनी, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु प्रयोग होता है। ब्रिटेनिया धातु के रूप में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट 75% गंधक, 10% चारकोल एवं अन्य पदार्थों 15% मिश्रण से क्या बनता है? बारूद बनता है। सबसे ज़्यादा उसमें किसकी मात्रा होता है? पोटेशियम का। और सबसे यही जो है क्रियाशीलता किस धातु की होती है? पोटेशियम की ही होती है। अब पोटेशियम साइनाइड के बारे में पढ़ते हैं। पोटेशियम साइनाइड प्राणघातक और सबसे तीक्ष्ण जहर होता है। सबसे जहरीला जहर कौन होता है? पोटेशियम साइनाइड है, जिसके प्रयोग से अल्प समय में ही मृत्यु हो जाती है। यह श्वेत चूर्ण जैसा होता है जो जल में विलय होता है। इसका गलनांक 634.5 डिग्री सेल्सियस होता है। इनका उपयोग सोना और चांदी के निष्कर्षण तथा विद्युत लेपन में किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। और जो आदमी जहर खा के मरता है उसके लीवर से ये पता चल जाता है कि यह आदमी जहर खा के मरा है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है टीन में 89%, एंटीमनी 9%, तांबा 2% मिश्रण से बैविट धातु का निर्माण होता है। समूह ए के तत्व कहलाते हैं, जैसे ग्रुप ए जो है के तत्व क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं, एल्कली मेटल कहलाते हैं। हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं क्षार धातुओं के। समूह दो के तत्व कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। एल्कालाइन अर्थ मेटल कहलाता है। रक्षा उत्पादन में प्रयुक्त होता है। टाइटेनियम का रक्षा उत्पादन में प्रयोग किया जाता है टाइटेनियम का। और
मजबूती में इस्पात के बराबर परंतु भार में इसका आधा होता है, यही टाइटेनियम धातु। देखिए संभवतः जो है आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद इसी धातु का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी किया जाता है। वायुयान का फ्रेम एवं इंजन निर्माण तथा नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होता है टाइटेनियम धातु। वायुयान का जो इंजन फ्रेम आदि बनता है वो उसमें टाइटेनियम धातु का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में तार रखा जाता है, मैग्नीशियम का तार इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है कपड़ों को अदाह्य तथा जलरोधी बनाने में प्रयुक्त होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो है, मतलब दहन योग्य नहीं हो, जो कपड़ा जलता नहीं है और जो जलरोधी जल में घुलता भी नहीं है, उससे कपड़े का निर्माण किससे किया जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से किया जाता है। काफ़ी अभिक्रियाशील एवं संक्रामक धातु है लोहा, जो है काफ़ी अभिक्रियाशील एवं संक्रामक धातु है। लोहे का प्रमुख लाल हेमेटाइट होता है, Fe2O3 होता है। लोहे का निष्कर्षण किया जाता है वात्या भट्ठी में किया जाता है। लोहा के मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा तथा इस्पात लोहा। कठोर एवं भंगुर कौन होता है, ढलवा लोहा जो है कठोर एवं भंगुर होता है। चलिए नेक्स्ट है ढलवा लोहे कास्ट आयरन कार्बन की मात्रा कितना होती है, 2% से 5% जो है ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है। देखिए कार्बन की जितनी मात्रा मिलाएंगे उससे लोहा जो है उतना ही कठोर होगा। फास्फोरस, सिलिकॉन एवं मैग्नीज अशुद्धियों के रूप में मिलती है, ढलवा लोहे में मिलती है शुद्धियों के रूप में, अपेक्षाकृत शुद्ध होता है लोहा होता है। पिटवा लोहा जो है ज़्यादा शुद्ध होता है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितना होता है, 0.12% से 0.25% तक पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा होता है। देखिए कार्बन की जितनी अधिक मात्रा मिलाइएगा लोहा उतना ही कठोर हो जाएगा। अधातुवर्ध तथा तन्य होता है पिटवा लोहा, जो अधातुवर्ध तथा तन्य होता है। चादरें एवं तार बनाए जा सकते हैं पिटवा लोहा से। अब देखिए तो कुछ इस्पात को हम देखते हैं। यह एक मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का इस्पात। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मृदु इस्पात जो है जो आधारवर्त और तन्य होता है मृदु इस्पात कहलाता है। इसमें मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा लगभग 1% है। मध्यम इस्पात में जो है कठोर होता है। रेल लाइन, समुद्री जहाज तथा पुल बनाने के रूप में जो है मध्यम इस्पात का प्रयोग किया जाता है। मध्यम इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.5% होता है और मृदु इस्पात में जो है 0.1% कार्बन की। देखिए कार्बन की मात्रा अधिक रहेगी तो समझ जाइए वहाँ पे जो है कठोर लोहा बनाया जा रहा है, जिस पे पटरी उटरी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कठोर इस्पात के लिए जो है मध्यम इस्पात का प्रयोग किया जाता है रेल लाइन, समुद्री जहाज बनाने में। और कठोर इस्पात का प्रयोग होता है कठोर इस्पात बनाने में। इसमें कार्बन की मात्रा 1.5% होती है, 1.5% होती है। औजार आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है कठोर इस्पात का। मिश्र इस्पात जो है एलॉय स्टेज में विभिन्न धातुओं एवं अधातुओं के मिश्रण से मिश्र इस्पात का निर्माण होता है। स्टेनलेस, क्रोम तथा टंगस्टन स्टील मिश्र इस्पात है। वायु एवं जल आदि के प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टेनलेस इस्पात पे जो है इस सबका प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें जंग नहीं लगता है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट है उपयुक्त कारण से स्टेनलेस इस्पात में नहीं लगता है जंग। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हुई और एक वीडियो और आएगी केमिस्ट्री से रिलेटेड, और जो है उसमें आपके सारे कन्फ्यूजन और सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। संभवतः इतना आप लोग कर लीजिएगा तो इसी से 4-5 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से मुश्किल से पूछते हैं, तो इसी से क्लियर हो जाएंगे। एक लेके आएंगे हम लोग जो है क्या है कार्बनिक अपरूप वाला टॉपिक को लेकर आएंगे और परमाणु संरचना के टॉपिक को ले आएंगे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मिलेंगे आप लोगों से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने पढ़ाई को एक नई मजबूती दीजिए, एक नई धार दीजिए। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।